नमस्कार, मैं नितिन शर्मा आप सब लोगों का एक बार फिर हमारी नई मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अभी राजस्थान की या मैं अगर भारत सरकार की बात करूं तो बहुत सारी वैकेंसीज आगे आने वाली है। और मनोविज्ञान अगर शिक्षक भर्ती को देखा जाए तो खूब सारे सभी एग्ज़ाम में ये काम आती है। कहीं पे इसका वेटेज कुछ भी होता है, कहीं पे कुछ भी होता है, परंतु मनोविज्ञान को पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अगर हम पढ़ें तो इतना मुश्किल नहीं है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये बात कहता है, मनोविज्ञान को हल्का करके पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये होता है कि इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में जितना ज़्यादा जोड़ कर आगे बढ़ें उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। और रही बात कि आगे एग्ज़ाम कब कौन से क्या होने वाले हैं, तो आपको खूब सारे ढंग के तैयारी रखनी पड़ेगी। अंदर से आपको सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए। ये 5-7-10 मिनट के जो वीडियोज होते हैं, बोले आग लगा देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं है। ना कोई जीवन में आपके काम आने वाला है। आपके काम आएगी आपकी पढ़ाई, आपकी किताबें, आपने जो भी जीवन में सीखा है वो, और उसको जब एग्ज़ाम आए उस दिन अप्लाई कर देना है। मुझे बशीर बद्र की एक लाइन याद आती है। मुझे उर्दू शायरी से मेरा बहुत प्रेम रहा है, बहुत ज़्यादा। हिंदी साहित्य से भी रहा है। इंग्लिश में जितना पढ़ पाया उतना पढ़ता ही हूँ, और किताबें तो ठीक ढंग से बाँच ही लेता हूँ मैं, जहाँ तक मुझे रहता है, वक्त मिलता है। तो मुझे एक लाइन याद आती है, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। बशीर बद्र ने बोला था कि यूं बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। यूं बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। कि भैया यूं ही सारा दिन आप वक्त बर्बाद करते रहते हैं, और जो आपकी महबूबा है या आपकी प्रेमिका है या आपकी पत्नी है, वो आपके घर पे है, तो वो गज़ल की बहुत सच्ची सी एक किताब है, उसे जितना हो सके चुप के पढ़ा करो। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि वो गज़ल की सच्ची किताब आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी हो सकती है, या फिर वो गज़ल की सच्ची किताब आपके जीवन का टारगेट हो सकता है, आपका आगे आने वाला एग्ज़ाम हो सकता है। अब सुनो इसके आगे की लाइन। उन्होंने कहा यूं बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। यानी कि अगर आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हुए और भाग के सामने वाले के पास जाओगे कि आजा भाई मेरे गले लग जा, या आजा बहना गले लग जा, सामने वाला हाथ नहीं मिलाने वाला है। अगर आपने सच में अपने जीवन में कामयाबी हासिल नहीं की तो ये जो शहर है, ये दुनिया है, ये नए मिजाज का है। यहाँ पे सब स्वार्थी है, तो थोड़ा फासले से मिलना चाहिए। तो यही मोटिवेशन था मेरे पास, और मैंने आपको ये सौंप दिया है। और अब हम शुरू करते हैं हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी का क्लास। और इस क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस ढंग से एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो किस एग्ज़ाम में काम आने वाली है, और कैसे एजुकेशन साइकोलॉजी के परिचय से प्रश्न उठते हैं, इंट्रोडक्शन से प्रश्न उठते हैं। तो अब हम आपके सामने एक शब्द लिखते हैं, वो है आपका शब्द शिक्षा मनोविज्ञान। और एक तरफ मैं आपको कहता हूं कि साहब हमारे पास ये तो है आपका हिंदी का, और एक तरफ हम पढ़ेंगे इंग्लिश में जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। अब देखो, आपने अगर हमारी 2 4 5 क्लास देख ली है तो इन साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शब्द का आपने एक मोटा माटी मतलब ये जरूर देख लिया होगा कि साइकोलॉजी शब्द का यानी मनोविज्ञान शब्द का अर्थ होता है दोस्तों व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन। अभी जो लेटेस्ट ब्रांच है वो यही है, इसके आगे का भी नहीं आया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये आत्मा का था, फिर मन का विज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान हुआ, और अभी इसने व्यवहार का जो है अध्ययन आप कह सकते हो अपना लिया है। तो ये चीज आप बेसिक स्टार्ट रखना। अब हम शिक्षा शब्द का सबसे पहले मतलब देख लेते हैं और कहाँ से ये आया है। देखो, शिक्षा शब्द का मतलब ही सीखना होता है। आप कहोगे और इसके अलावा अधिगम होता है, इंग्लिश में कह सको तो लर्निंग होता है। तो ये कहाँ से बना है? शिक्षा शब्द जो है ये हमारा बना है संस्कृत का, संस्कृत के आप कहोगे शिक्ष धातु से बना हुआ है। शिक्ष
धातु से बना हुआ है। तो आपके पास पहला शब्द या पहला प्रश्न ये उठता है कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो आप कहोगे शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना ही होता है। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूं, एक और इसका मतलब जो है वो ये निकलता है कि आप कह सकते हो कि व्यवहार का अध्ययन है, तो हम कह सकते हैं शिक्षा क्या होती है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन कैसे? अगर एक बच्चा, एक बालक, आप किसी स्कूल में अध्यापक हैं या अध्यापिका है, आपके पास कोई बच्चा आता है, बहुत ही वो बच्चा बदमाश किस्म का हो सकता है, थोड़ा शरारती हो सकता है, या आप कहोगे थोड़ा साई टाइप का हो सकता है, चुपचाप रहने वाला हो सकता है, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट हो सकता है, भयमुखी जिसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। ज्यादा बोलने वाले लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलने वाले लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, चुपचाप अंदर ही अंदर। उसके घर पे बहुत सारे झगड़े हो रहे होंगे, हजारों तरह के आपके पास तमाम तरह के बच्चे आते हैं। मैं हमेशा जब भी मैं एजुकेशन साइकोलॉजी की या साइकोलॉजी की जब क्लास ले रहा होता हूं, तो मैं कहता हूं कि आपका जो क्लासरूम होता है ना, वो नोजगे होता है। नोजगे का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिंदी में इसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार के फूलों का गुलदस्ता। अलग अलग तरह की खुशबुएं आती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका जीवन आपके हाथ में होता है, और आपको बस इनके व्यवहार में परिवर्तन करना है। जो वो व्यवहार लेकर आए हैं उसको सकारात्मक तौर पर आपको व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। एक चीज आपने ये देखा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर लेकर जाने वाला हूं जो सीटेट में पूछा गया है, परंतु उससे पहले मैं आपके पास इस शब्द का मतलब बताए देता हूं। देखो, एजुकेशन में हमने मनोविज्ञान का मतलब समझ लिया है, यानी साइकोलॉजी को अगर आप देखोगे तो आप कहोगे स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना? स्टडी इन बिहेवियर कह सकते हो, या बिहेवियर की आप जो स्टडी करते हो वो आपने इसका मतलब बता दिया। परंतु एजुकेशन शब्द जो है ये दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये आप कहोगे सर लैटिन भाषा का शब्द है। और मैंने हमारी पहली ही क्लास में बता दिया था कि जो साइकोलॉजी शब्द है, मनोविज्ञान का जो शब्द है, वो अगर ऑप्शंस में लैटिन और ग्रीक दोनों आ जाए तो आपको ग्रीक ही करना है, क्योंकि ग्रीक वहां की, आप कह सकते हो उस देश की, यूनान की बोली जाने वाली भाषा थी, और लैटिन वहां की एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की भाषा थी। जो दस्तावेज चलते थे वहां के, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी। तो आप लोग क्या कहोगे? एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। और आप कहोगे सर लैटिन भाषा का कैसे हुआ? लैटिन भाषा का एक शब्द होता है एडुकेटम, और आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एडुकेटम। एडुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। एडुकेटम शब्द से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो अब आपके सामने एक नया सवाल ये बनता है, प्रश्न ये बनता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी में एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आप ये कह सकते हो इसमें कि साहब हमारा ये लैटिन भाषा से है। एक्चुअल में स्टूडियो में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है नहीं, तो खुद को थोड़ा डील करना पड़ता है मुझे। तो आप लोग इसमें ये कह सकते हो कि इस शब्द का जो मतलब होता है वो एडुकेटम का यही सीखना ही होता है। आप लोग कह सकते हो सर अंदर के ज्ञान को बाहर लाना भी हो सकता है। परंतु आपसे अगर मैं पूछूं एक सवाल कि निम्न में से एजुकेशन शब्द का संबंध कौन कौन से शब्दों से है? पहला ऑप्शन देता हूं आपको एडुकेटम, दूसरा देता हूं एडुशियर, तीसरा देता हूं एडुकेयर। तो अब मैं कह देता हूं उपयुक्त सभी। तो बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स ने बस एडुकेटम तक ही पढ़ा होता है। अगले दो शब्दों के बारे में मैं और बता देता हूं जो आपको नोट कर लेने हैं दोस्तों, स्टार मार्क करके। ये आपको ये वाला ठीक है। तो मैं आपको कहता हूं कि एक होता है एडुसियर और एक होता है एडुकेयर। एडुकेयर, देखो दोनों शब्दों का ही मतलब ये होता है सीखना, या आप कह सकते हो आपके ज्ञान के अंदर को बाहर लाना। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं, एक तरफ तो एडुसियर, एडुसियर हो गया, और एक तरफ आप कह सकते हो एडुकेयर, ये केयर, ये हो गया। अब आपका मैं प्रश्न फिर रिपीट करता हूं। अब देखो आपने पढ़ लिया इधर, मैं कहता हूं एजुकेशन साइकोलॉजी में जो है हमारा एजुकेशन शब्द है, ये कौन सी भाषा का? आपने कहा सर लैटिन भाषा का है। तो इस लैटिन भाषा के कौन से शब्द से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो आपने कह दिया सर एडुकेटम नाम के शब्द से हुई है। और उसके बाद आता है हमारा एडुसियर और एडुकेयर।
अब मैं आपको दोस्तों एक नई बात बताता हूं। हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो परिचयात्मक क्लास होती है, इंट्रोडक्टिव जो क्लास होती है, ये हम बाद में रखेंगे। इसकी वजह ये थी कि मैंने आपको थॉर्नडाइक को बता दिया था, मैंने आपको जॉन डीवी को बता दिया था, मैंने एडम्स के बारे में बता दिया था, रेबर्न के बारे में मैंने बता दिया था कि इन्होंने कैसे कैसे, जैसे जॉन डीवी ने कहा था कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, परंतु उसका वो 3 फेज अलग थे, रेबर्न के 3 फेज अलग थे, जबकि एडम्स ने कहा था कि ये द्विमुखी प्रक्रिया होती है जिसमें एक तरफ शिक्षक होता है, एक तरफ बालक होता है। इस तरह से हमने जॉन डीवी के बारे में पढ़ा, थॉर्नडाइक के कुछ नियम के बारे में पढ़ा, तो वहां से सवाल उठने तय थे। परंतु कैसे ये जन्मा? तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये हकीकत में 1900 ईस्वी के आसपास स्थापित हुआ था। और मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि थॉर्नडाइक 1890 के और 95 के आसपास पीएचडी कर चुके थे थॉर्नडाइक, और उन्होंने फिर अपने 2 तरह के नियम दिए थे, एक मुख्य और एक गौण। गौण नियम 5 थे, मुख्य में 3 नियम बताए थे, जिसमें मैंने तत्परता का बताया था, और प्रैक्टिस वाले को अभ्यास का नियम या बारंबारता का नियम कह सकते हो। एक मैंने आपको कहा था पुनर्बलन का या फिर री इन्फोर्समेंट के साथ एक रिवार्ड का नियम भी बताया था, जिसमें पनिशमेंट और वो 2 शब्द आए थे। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको पहले वो देख लेना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब यहां पर आता है हमारा हिंदी वाला डिपार्टमेंट। अच्छा, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, ये इस तरह से चलेगा। अब सुनो, ये आपको दिख रहा होगा मुझे जहां तक उम्मीद है। अब हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाए लेते, थोड़ा धैर्य के साथ सुनना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं लगभग आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ाता चलूंगा, बहुत एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारी ऐप पर मिल जाएंगे आपको, यही हमारा हौसला है। अब हम आपको बताते हैं कि ये दोनों तो हुए, परंतु अब एजुकेशन शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप कहोगे सर ये कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताता हूं। ये 2 शब्द हैं, एक है ई और एक होता है दोस्तों ड्यूको। और ई का मतलब होता है अंदर से, अंदर से, और ड्यूको शब्द का मतलब होता है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। यानी कि हम कह सकते हैं कि एजुकेशन जो शब्द है, यानी एजुकेशन शब्द जो है, इसका सही मतलब जो होता है वो ई और ड्यूको 2 शब्दों में इसको तोड़ा गया है। और अगर हम इसकी बात करें, एक का मतलब होता है अंदर से और दूसरे का मतलब बाहर की तरफ, आप कह सकते हो आगे बढ़ाना। तो ये हमारे इसके मतलब हो गए, आगे बढ़ाना। अब आता हूं मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न पे। ये तो हर कोई बच्चा जानता भी है, नहीं जानते हो तो आप अपने नोट्स बना सकते हो। जितना ज्यादा कोशिश हो उसकी फ्लो डायग्राम में नोट्स बनाने चाहिए, आप भी बनाओ। हम धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं, आपको यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बताता हूं, और वो महत्वपूर्ण सवाल ये है दोस्तों कि साइकोलॉजी शब्द का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन, और हम कहें शिक्षा शब्द का जो मतलब होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ विषय है, का उभयनिष्ठ विषय है ना, कॉमन सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। मैंने यहां पर और लगाया है, उभयनिष्ठ विषय है। और मैं आपको यहां पर 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, और नंबर 1 ऑप्शन है दोस्तों हमारा ए, चेतना, कॉन्शियस। बी मैं आपको दे रहा हूं आत्मा, मैं सी ऑप्शन सॉल की बात कर रहा हूं, मैं सी ऑप्शंस दे रहा हूं आत्मा के बाद हमारा मन, और मैं डी ऑप्शंस दे रहा हूं व्यवहार। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, और बस इतना सा आता है, जिन लोगों ने इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो इसका सुदृढ़ ढंग से और सही जवाब दे देते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। आप लोगों ने भी बिना सोचे समझे बता दिया होगा कि सर इसमें भी तो व्यवहार आ रहा है और इसमें भी व्यवहार आ रहा है, यानी शिक्षा शब्द का जो मतलब होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो जो चेंज इन बिहेवियर, तो आप कह सकते हो ये व्यवहार जो है ये हमारा इसमें परिवर्तन करता है, कौन? शिक्षा करता है व्यवहार में। और एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी शब्द का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन। तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो सर इसमें व्यवहार आ रहा है, इसमें व्यवहार आ रहा है, इसका मतलब दोनों का आधार जो है, दोनों का, शिक्षा का और मनोविज्ञान का, दोनों के आधार में हमारा एक ही आ रहा है, वो है व्यवहार, बिहेवियर, है ना। तो आपका ये जो सवाल है ये यहीं से ठीक होने वाला है। तो हमने एक चीज ये सीखी,
अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैं इसमें अगर आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो मुझे पहले आइडिया नहीं था कि स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा वक्त दे देना चाहिए, तो हम ये रख देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक और है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, तो आप कह सकते हो कि मानव व्यवहार का वैज्ञानिक पद्धति के साथ अध्ययन करना हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है, उसमें परिवर्तन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। अगर आपने ये हमारी पिछली स्लाइड ठीक ढंग से समझ ली है तो। अब देखो, एक साइंटिस्ट हुए जिनको आप कह सकते हो क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, देखो ये दो अलग अलग आदमी थे। हम कभी इनकी आप नाम बार बार सुनते हैं, पर कभी फिर इनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे साथ एक दिक्कत ये रहती है कि जब किसी का नाम आता है तो फिर उसकी हम जीवनी खोल लेते हैं सारी, तो फायदा नहीं है। क्रो एंड क्रो ने ये कहा था कि किसी भी बालक का अगर समाजीकरण होता है, मैंने क्या बताया दोस्तों, किसी भी बालक का समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान, समाजीकरण की प्रक्रिया जब होती है उसके दौरान उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास जो होता है ये शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही संभव है, या शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये सर्वांगीण विकास क्या होता है दोस्तों, ये होता है शारीरिक विकास, हिंदी में थोड़ा सा मतलब फिजिकल है ना, शारीरिक विकास होता है एक तो, उसके साथ साथ आप कह सकते हो हमारा मानसिक मानसिक विकास, चार फैक्टर आते हैं। और एक होता है आपका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भी होता है। और इसके साथ साथ आप कह सकते हो संवेदनात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास। जो इंग्लिश वाले हैं मैं उनको बता दूं, ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये मेंटल की बात कर रहे हैं। संज्ञानात्मक का भी एक मेंटल का हिस्सा होता है, पर आप लोग कॉग्निटिव की तौर से याद करो। और संवेदनात्मक का मतलब होता है इमोशनल, यानी कि इन चारों पक्षों में अगर बालक ठीक ढंग से अपने आप को विकसित कर चुका है तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि उसका सर्वांगीण विकास हुआ है। ये बात हमारे क्रो एंड क्रो भाई साहब ने कही। क्रो एंड क्रो हमने बचपन में पढ़ा भी था, और वो कौवा बहुत तेज था, उसका सर्वांगीण विकास हो चुका था। आप ऐसे ही याद कर सकते हो, क्योंकि उसने उस जार में बार बार वो कंकर डाले, उससे पानी बाहर आया, तो उस कौवे का सर्वांगीण विकास बचपन में ही हो चुका था। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। और समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण एक ऐसा प्रोसेस होता है, सोशलाइजेशन होता है, जिसमें समाज के लिए जो हमारी अच्छी जरूरतें होती है, अच्छी आदतें होती है, अगर वो आदतें ज्यादा से ज्यादा बच्चे या इंसान या किसी भी प्राणी जो हमारे समाज का हिस्सा है अगर वो अपना ले, तो उसका हम कह सकते हैं समाजीकरण बहुत अच्छा हुआ है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको एग्जाम्पल के साथ रिपीट करता हूं। आप कह सकते हैं कि एक समाज में रहने वाला कोई भी इंसान है, उसका समाजीकरण हम कह सकते हैं बहुत अच्छा हुआ है। अगर वो हर रोज अपने काम पे जाता है, शाम को घर आता है, उसका फैमिली बहुत अच्छा रह रहा है, उसके बालक बहुत अच्छे पढ़ रहे होते हैं, और किसी तरह का उसकी वजह से उसका पड़ोसी आप कह सकते हो परेशान नहीं है, उसके रिश्तेदार कोई भी, तो कह सकते हैं कि उसका समाजीकरण बहुत अच्छा हुआ है। यानी समाज के लिए जो कम से कम जो जरूरतें होती है उनको अधिक से अधिक अपनाकर कोई इंसान अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग ढाल ले, अच्छी नीतियों को अपना ले, तो हम कह सकते हैं उसका समाजीकरण बहुत अच्छे से हुआ है। और समाजीकरण की प्रक्रिया में ये चारों का अपना योगदान होता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि शिक्षा के बारे में पढ़ा, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने इसके जो है अर्थ को हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं और शिक्षा के अर्थ कितने होते हैं। हम शिक्षा के प्रकार और अर्थ की बात करें तो दोस्तों देखो, गांधी जी ने इसके बारे में कुछ और बोला था, विवेकानंदा ने कुछ और बोला था। हालांकि सीटेट टाइप में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, परंतु हमारे राजस्थान के किसी एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं, परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि इनके बात कर ही लेते हैं। तो हम सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं। किसके अर्थ की? शिक्षा के अर्थ, शिक्षा के अर्थ की बात करते हैं। और शिक्षा के अर्थ में आप कहोगे सर ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है संकीर्ण अर्थ, एक होता है संकीर्ण अर्थ, है ना, और एक होता है व्यापक अर्थ।
एक बहुत छोटे लेवल का होता है, एक बहुत बड़े लेवल का होता है। संकीर्ण अर्थ में क्या क्या चीजें आती है मैं वो आपको बताता हूं। नंबर एक, बालक स्कूल में जाता है, वो लिखना, पढ़ना या गणना करना, ऐसी चार चीजें या तीन चीजें जो किसी एक विद्यालय में सीख सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे सीख लेता है। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो होती है ये एक तरह की औपचारिक शिक्षा होती है। ये एक प्रकार है, मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। ये औपचारिक शिक्षा होती है, या आप कह सकते हो ये औपचारिक रूप से प्राप्त की गई शिक्षा है। तो ऐसी कोई चीजें अगर वो सीख रहा होता है तो आप कह सकते हो कि उसका संकीर्ण अर्थ है। और व्यापक अर्थ में इसको 3R भी बोलते हैं दोस्तों, इसको 3R भी बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, संकीर्ण अर्थ को। ये जो होता है व्यापक अर्थ, ये व्यापक अर्थ में हम गांधी जी को थोड़ा सा याद करते हैं। गांधी जी ने गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का वास्तविक मतलब जो होता है, आज गांधी जी के जो कह सकते हो आज जो हमारा वीडियो चल रहा है इस पर गांधी जी की आज के दिन हत्या कर दी गई थी, तो आज हम उन्हीं के नाम से याद कर लेते हैं। तो गांधी जी की अगर बात करें तो इन्होंने 4H कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों। अब आप कहोगे सर ये 4H कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें नंबर एक चीज आप याद करोगे कि हेड, उसके बाद हर्ट, उसके बाद आप कह सकते हो हैंड, और एक और एच आता है जिसमें आता है हेल्थ। ये 4H याद रखना दोस्तों। इसमें गांधी जी ने कहा कि जिसका मानसिक विकास हो गया हो, हार्ट, हेड का मतलब मानसिक, उसका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। दूसरा आप कह सकते हो दूसरे H से आता है उसका भावनात्मक पक्ष बहुत अच्छा हो गया हो, भावनात्मक पक्ष बहुत अच्छा हो गया हो। हैंड आप कह सकते हो उसका क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष बहुत अच्छा हो गया हो। या हेल्थ से आप कह सकते हो शारीरिक, है ना, फिजिकल। तो आप इन चारों को याद रखना दोस्तों, ये इसका होता है व्यापक अर्थ। यानी कि अगर किसी, अच्छा अब ये किसी एक पर्टिकुलर जगह से नहीं सीखा जाता, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये पर्टिकुलर जगह विद्यालय से सीख लिया जाता है। कहाँ से? विद्यालय से सीख लिया जाता है, विद्यालय से आप कह सकते हो। परंतु मानसिक क्रिया बच्चा समाज के साथ भी सीख सकता है, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ सीख सकता है, अपने और पीयर्स यानी उसके सहपाठियों से सीख सकता है। आप कह सकते हो सिबलिंग होते हैं, उसके कजन्स होते हैं, उसके ब्रदर सिस्टर बहुत सारे होते हैं। हार्ट से आप भावनात्मक पक्ष, वो अपनी माँ, अपने पिता, अपने दादा दादी, समाज के साथ रह के सीखता है। क्रियात्मक चीजें वो देखकर सीखता है। तो ये इसका व्यापक अर्थ है, यानी कि बड़ा अर्थ है। अब मैं आपको बता देता हूं प्रकार जो होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं। सॉरी, ये मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। आप कह सकते हो एक होता है फॉर्मल, आप कह सकते हो औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है जो किसी समय के अंदर अंदर सिखाया जाए और पर्टिकुलर टाइम के दौरान ही सीखा जाए। तो जैसे विद्यालय के अंदर प्राप्त होने वाली शिक्षा औपचारिक आती है। फिर आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक, तो अनौपचारिक में आप क्या कहोगे? अनौपचारिक में आप कहोगे कि इनफॉर्मल जो शिक्षा होती है, आप कहोगे सर जैसे गांधी जी ने कहा, तो इसका व्यापक अर्थ जो किसी समय या किसी स्थान की पाबंद नहीं होती है। और तीसरा होता है निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा में हमने क्या बताया? देखो, जो आज आप YouTube के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, जो किसी पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, मीडिया हो गया, है ना, यूट्यूब से हो गया, तो इस तरह से आप लिख सकते हो नितिन सर की क्लास से सीखा गया निरौपचारिक। हालांकि ये काम आएगा आपको, आप ये कह सकते हो सकता है ये पर्टिकुलर टाइम पाबंद में ही आ जाए, पर मीडिया के माध्यम से सीखा गया यही होता है। जो खत लिखे जाते हैं आपको, जो लेटर्स मिलते हैं, उनके माध्यम से सीखा गया ज्ञान ये सारा का सारा होता है। अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे दोस्तों, जो आपको नोट डाउन कर लेनी है, मैंने ऑलरेडी लिख दी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। स्किनर के बारे में हमने शुरुआती लेक्चर में बात की थी। स्किनर ने क्या कहा था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की आधारशिला होती है। कैसे आधारशिला होती है? आप कल को कहीं किसी स्कूल में लग जाओ, आप अध्यापक बन जाओ, अध्यापिका बन जाओ, तो अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो आप बालक को बहुत सारे सूत्रों का, बहुत सारी विधियों का जो है प्रयोग करके उन्हें सिखा सकते हो। तो ये आपके लिए आधारशिला है। दूसरा, मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन, यानी कि
अगर वो बच्चा या कोई भी बालक, कोई भी मानव शैक्षिक परिस्थितियों में है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में है, कंडीशंस में है, यानी कि वो हर रोज कुछ न कुछ अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, उस दौरान उसके व्यवहार का अगर अध्ययन कर लिया जाए तो वो कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के तहत। स्किनर ने कहा था ऐसा। दो डेफिनेशन इन्होंने दी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी गई है दोनों की दोनों। इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो है सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। आप क्लास में गए, बच्चे आपके सामने बैठे हैं, आप उन्हें सिखा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो आपके बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है, इस पूरी चीज का अध्ययन, चाहे वो आप कह सकते हो प्रैक्टिकली प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी विकासशील शिक्षा के माध्यम से आप उन्हें सिखा दो, या फिर आप लेक्चर मेथड से सिखा रहे हो आप उनको, या आप उनको बार बार प्रैक्टिस करके सिखा रहे हो, किसी भी तरीके से सिखाओ भले ही, पर यह सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। अगला देखो क्या कहा इन्होंने, शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में 12 और शायद 17, 2017 और 2012 की भर्तियों में पूछा गया है जहां तक मुझे आइडिया है, परंतु ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। सीटेट में तो बहुत बार पूछा गया है। शिक्षण क्या होता है, आप शिक्षा ही याद करो। शिक्षण शिक्षा व अधिगम से संबंधित है, यानी कि ये सीखने सिखाने की ही प्रक्रिया से संबंधित है। एक तरह का इसका दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है। इन सीखने सिखाने वाले शब्दों को ही थोड़ा सा इन्होंने अलग ढंग से लिखकर पेश कर दिया आपके सामने। अधिगम होता है लर्निंग, यानी सीखना ही होता है, तो आप लोग कह सकते हो सीखना। और ये जो शिक्षण होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी को सिखाया जाए, उसको शिक्षण कहते हैं। ठीक बात है। अब हम पढ़ेंगे दो और डेफिनेशन, एक पिल के अनुसार जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछी गई है। पिल एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा का विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या शिक्षा का विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा किसने कहा, तो आप कहोगे सर पील ने कहा था। ठीक है। अब देखो स्टीफन की बात आती है, इस पर भी बहुत बार सवाल पूछा गया। मैं वही कंटेंट दे रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो में बार बार कहता हूं हमारी ऐप पर है, जो इधर ब्लिंक हो रहा है, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप यहां से संपर्क कर सकते हैं। अब हमने कहा साहब शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, यानी किसी बच्चे का सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो उसका विकास हो रहा है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा स्टीफन ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान है। आप कहोगे सर कोई जुगाड़ तो होगा इसको याद करने का, वो तो बता ही दो। तो मैं बताता हूं, स्टीफन से आप याद करना क्या, जो मैंने जुगाड़ लगा रखा है, आप याद करोगे स्टेप वाइज स्टेप। हम कहते हैं ना स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ो, तो आप इस तरह से याद करो। और स्टेप से आप क्या याद करोगे, स्टीफन याद करोगे। सिंपल, स्टेप से स्टीफन और स्टेप से आप क्या कहोगे, क्रमबद्ध अध्ययन। स्टेप वाइज स्टेप यानी क्रमबद्ध अध्ययन। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। थोड़ा बहुत ट्रिक मुझे जितनी ठीक लगी मैंने लगा दी। अब हम आगे चलते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में पता करते हैं, और हम देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका नेचर क्या होता है एजुकेशन साइकोलॉजी का। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक, आप कह सकते हो कि इसकी प्रकृति होती है वैज्ञानिक। आप प्रकृति ऐसा कह सकते हो कि इसमें जो भी डेटा हमारे सामने आते हैं वो ऑथेंटिक आते हैं, परंतु ये शुद्ध विज्ञान नहीं होता है। इस बात को हम अगले किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, और खास तौर पर जब लिंड्सग्रेन का हम पढ़ेंगे कि उसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है। उसने 5 फेजेस बताए थे, जिसमें उसने कहा था एक शिक्षार्थी होता है, एक टीचर होता है, एक आपका जो विषय वस्तु होता है, एक आप कह सकते हो निदेशन भी होता है, और पाठ्यक्रम भी होता है। इस तरह से आपको उसने बताया था, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। अगला देखो क्या है, नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पेट नियम होते हैं। कैसे सर, आपने अभी पिछले लेक्चर में आपने थॉर्नडाइक को पढ़ा, तो उसने तीन नियम दिए थे बारंबारता का, और ये करके वो आपको मैंने बता दिया है। तो वो नियमों का प्रयोग कर सकते हो आप। उसने पहले चेक किया होगा और उसने सब कुछ साबित कर दिया, तब आप कह सकते हो नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। सिद्धांतों का प्रयोग बिल्कुल, संबंधवाद एक उसने सिद्धांत दिया था। दूसरा उसने कहा था त्रुटि और ट्रायल एंड एरर का, त्रुटि और अभ्यास का नियम उन्होंने दिया था। तीसरा देखो अनुप्रयुक्त व्यवहारिक विज्ञान, आप कह सकते हो अप्लाइड बिहेवियर। आप क्या बताओगे, अप्लाइड। ये एक अप्लाइड बिहेवियर है। आप किसी भी बच्चे का बिहेवियर जो है
उसमें आप कोई भी आप व्यवहार में चेंज करने के लिए कोई चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर वो लेट आता है तो आप उसको थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। आप कुछ और ऐसा नियम लगा सकते हैं कि कल जो बच्चा जल्दी आएगा उसको चॉकलेट मिलेगा, या फिर लेट आने की आप हजारों उसको ऐसे बातें बता सकते हो जिसकी वजह से उनकी आदतें बिगड़ जाती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो शिक्षा मनोविज्ञान में। दूसरा, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन होता है ये, ऐसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तीसरा देखो क्या है लास्ट, सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। आप तो इतना सा याद रखो, जो बच्चा सीख रहा है और उसके जो अनुभव उसको प्राप्त हो रहे हैं, या आप अपने आप पर ले लो, जो आप अपने जीवन में सीखते आ रहे हैं, चाहे आपने पेंटिंग करना भी क्यों ना सीखा हो, ये भी एक तरह का अधिगम है। आपने किसी कॉन्सेप्ट को सीखा हो, आपने ऐसा सीखा होगा कि आधार गुणा लंबाई जो होती है वो किसी आयत का क्षेत्रफल होती है, तो ये भी सीखना ही हुआ। तो इसके जो अनुभव आपको प्राप्त हुए, अगर उसकी वर्णन और उसकी व्याख्या कर दें तो वो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के तहत ही आता है। तो आज की थोड़ा सा हम क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपके ना दिमाग में आया हो तो। और हालांकि ये जितना भी कंटेंट था आपके सामने दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको बहुत तसल्ली से मनोविज्ञान पढ़ना है तो आपको हमारी ऐप पर आना होगा। बहुत जल्दी वहां पर मैं टेस्ट अपलोड करने वाला हूं, और वही टेस्ट होंगे जो आपको लगेगा कि सच में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान को देखा, शिक्ष धातु से बना हुआ है। साथ में कहा शिक्षा का मतलब व्यवहार में परिवर्तन होता है। साथ में हमने कह दिया कि व्यवहार का अध्ययन जो होता है वो साइकोलॉजी का मतलब होता है। फिर हमने एजुकेशन साइकोलॉजी इंग्लिश में देखा, ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। आपने हिंदी में तो पढ़ ही लिया कि बिहेवियर ऑफ स्टडी भी कह सकते हो आप। एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, इसका मतलब होता है सीखना। एजुसियर या एडुकेयर नाम के आप दो शब्द और याद रखना। साथ में हमने कहा साहब एडुकेटम में ये कितने शब्दों से बना है, तो आपने कहा सर दो शब्दों से, ई और ड्यूको नाम के शब्द से। आप कहोगे सर ई का मतलब अंदर से बाहर की तरफ आगे बढ़ाना, यानी कि उसके अंदर के ज्ञान को आगे बढ़ाना, है ना। और फिर शिक्षा मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ विषय, यानी कि कॉमन सब्जेक्ट दोनों में कौन सा है, कॉमन बात कौन सी है, तो आप कहोगे व्यवहार, बिहेवियर इनका कॉमन है। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। साथ में हम पढ़ते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, समाजीकरण की प्रक्रिया में सर्वांगीण विकास जो होता है वो एजुकेशन साइकोलॉजी से ही होता है। ये मैंने चार चीजें बता दी थी। अब हम देखते हैं शिक्षा के अर्थ। एक होता है संकीर्ण अर्थ, 3R कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, लिखना, पढ़ना, गणना करना, राइटिंग, रीडिंग और आप कह सकते हो अर्थमेटिक, है ना। ये तीनों के तीनों होते हैं, ये औपचारिक शिक्षा में आते हैं। ये संकीर्ण अर्थ होता है, जबकि व्यापक अर्थ बहुत सारा होता है। व्यापक में अगर कोई बच्चा नहीं जा पाता है स्कूल, हमारे दादाजी दादी जी को आप याद कर सकते हो, परंतु उनका व्यापक अर्थ शिक्षा का उन्होंने पूरा पार किया हुआ है। यानी कि उनका भावनात्मक पक्ष भी बहुत मजबूत है, मानसिक पक्ष भी बहुत मजबूत है, शारीरिक पक्ष भी बहुत मजबूत है, और आप कह सकते हो भावनात्मक और क्रियात्मक भी बहुत हैं वो। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पुराने आप कह सकते हो जिनको आपकी भाषा में अनपढ़ आदमी है, परंतु उनका दिमाग अलग लेवल का होता है, वो बहुत जल्दी से किसी बात में मार नहीं खाते हैं। तो ये 4H एक कॉन्सेप्ट दिया था गांधी जी ने। तो हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ, ऐसे याद रखना आप लोग। फिर हम आगे चले और हमने इसमें ये बताया सर कि ये हमारा बोर्ड ही अभी इसने जवाब दे दिया है, तो बस इसी बात का थोड़ा सा खतरा रहता ही है। खैर हमारी क्लास पूरी हो चुकी थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह लेक्चर बहुत पसंद आएगा आपको। और अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आता है दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगली क्लास के लिए आप कमेंट में कमेंट करना आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। यही हमारे लिए हौसला होता है, यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आपके लिए मोटिवेशनल लाइनें मैंने शुरू में सुना दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।